लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। सिवान के उस दौर के बारे में तो मैंने आपको बहुत कहानी सुनाई है, जब इस शहर में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, साहेब ऑफ सिवान माने मोहम्मद शहाबुद्दीन। लोग तो उसे सिवान के सुल्तान भी कहते थे, क्योंकि उसकी हुकूमत ऐसी थी कि उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। किसी में नहीं मतलब किसी में नहीं। आलम यह था कि कई पुलिस वाले भी अपनी सिफारिश लेकर उसके ही व्हाइट हाउस पहुंचते थे, जहां वो किसी राज्य के राजा की तरह अपनी दरबार लगा के बैठा होता था। याद हो तो मैंने आपको वो कहानी भी सुनाई थी शहाबुद्दीन की, कि वो अपराध का ऐसा बादशाह था जिसका रौब इतना था कि उसने एक बार तो सरेआम एक डीएसपी को थप्पड़ मार दिया था। अरे उसके साम्राज्य का खौफ ही ऐसा था कि लोग उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने से डरते थे। चुनाव के वक्त विरोधी पार्टियों का पोस्टर तक सिवान में नहीं लगता था। जो इसकी खिलाफत करता उसकी जगह या तो जेल होती थी क्योंकि सरकार उसकी थी, या फिर उसे मौत मिलती, वो भी तेजाब से नहलाकर। ये सब कुछ आपने न जाने कितनी बार ही सुन लिया होगा, खुद मैंने भी आपको कई बार सुनाया है अपनी कहानियों में। वो इसलिए ताकि उसका खौफ कैसा था वो आपको अच्छे से याद रहे। लेकिन सब दिन एक दिन जैसा थोड़ी ना होता है। दुनिया को जीतने वाले सिकंदर को भी एक दिन ये एहसास हो गया था कि उसके धन दौलत किसी काम की नहीं है। तो शहाबुद्दीन क्या चीज था? आगे चलकर वक्त ने ऐसे करवट ली कि इस ताकतवर शहाबुद्दीन के आगे ऐसे पुलिस वाले आ गए ना, जिन्होंने उसके अजय साम्राज्य को हिला कर रख दिया। ये कोई एक नहीं बल्कि कई अफसर थे, और खास करके 3 अफसर थे, जिन्होंने अपने साहस और रणनीति से शहाबुद्दीन को उसकी औकात दिखाई। शहाबुद्दीन को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था, लेकिन जब इन 3 अधिकारियों ने उसका सामना किया तब उसका घमंड चकनाचूर हो गया और उसके आतंक का राज्य खत्म होने लगा। तो आइए आज उन्हीं जाबाज अफसर की कहानी सुनाता हूं, जिन्होंने सिवान के बाहुबली के आंख में आंख डालकर बिहार से आतंक को खत्म किया। शहाबुद्दीन से हुए अफसरों की लड़ाई में सबसे पहले नाम आता है राजविंदर सिंह भट्टी का। वो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। मौजूदा वक्त में वो डीजी सीआईएसएफ हैं, लेकिन इससे पहले वो बिहार के डीजीपी भी रह चुके हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने अपने पुलिसिया करियर में कमाल का काम किया होगा। तो आते हैं अब सीधे उस कहानी पर जिससे शहाबुद्दीन का लेना देना है। तो देखिए, साल 2005 में जब बिहार के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब शहाबुद्दीन का आतंक अपने चरम पर था। उस वक्त किसी में इतनी हिम्मत नहीं था कि उसके खिलाफ कुछ कर सके, लेकिन भट्टी जो उस वक्त सिवान के डीआईजी बने, उन्होंने शहाबुद्दीन को सीधा चुनौती दी कि उसके आतंक के साम्राज्य को खत्म कर देंगे। आपको बता दूं कि ये वही भट्टी साहब है जिनके बारे में पूर्णिया के विधायक अजीत सरकार की हत्या के बाद लालू जी ने कहा था कि ये राजविंदर भट्टी हैं जो अपराधियों को भट्टी में झोंक देते हैं। उन्होंने अपने ही अंदाज में इस बात को कहा था अजीत सरकार के हत्या के बाद वहां के लोगों को दिलासा दिलाते हुए, लेकिन कुछ ऐसा ही बाद में साल 2005 में सिवान में दिखा, क्योंकि आईपीएस भट्टी ने सिवान पहुंचते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे कि शहाबुद्दीन को जेल के सलाखों के पीछे धकेलना है। और उन्होंने सिर्फ 15 दिनों के अंदर शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करके दिखा दिया, वो भी तब जब शहाबुद्दीन बतौर संसद भवन का माननीय बंद देश की राजधानी दिल्ली में था। यह गिरफ्तारी एक बड़ा संदेश था कि अब शहाबुद्दीन की दादागिरी नहीं चलेगी। राजविंदर सिंह भट्टी ने शहाबुद्दीन की अकड़ तोड़ी और उसके आतंक के साम्राज्य को पहली चोट दी। लेकिन ये कोई अकेला संघर्ष नहीं था जो शहाबुद्दीन के खिलाफ चल रहा था। शहाबुद्दीन इतना बड़ा बाहुबली था कि उससे लड़ने में कई लोग को अपनी जान देनी पड़ी और कई लोग भी उससे संघर्ष करने में लगे हुए थे। तो शहाबुद्दीन के खिलाफ इस लड़ाई में डीजीपी डीपी ओझा का भी नाम आता है, जिनका कार्यकाल शहाबुद्दीन के साम्राज्य के पतन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। डीपी ओझा ने जब 2003 में डीजीपी का पद संभाला तो उन्होंने शहाबुद्दीन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की। उन्होंने पुराने मामले को फिर से उठाया, सीआईडी को कई केस सौंपे और जांच को गंभीरता से आगे बढ़ाया, जैसा शहाबुद्दीन के मामले में पहले नहीं हुआ करता था। माले कार्यकर्ता मुन्ना चौधरी के अपहरण और हत्या के मामले में जब वारंट जारी हुआ तो शहाबुद्दीन के लिए हालात मुश्किल वाले होने लगे।
तब डीपी ओझा ने शहाबुद्दीन को जमीन दिखा दी थी। अब वो कानून से ऊपर तो था नहीं, लेकिन बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन का इतना प्रभाव था उस समय कि सत्ता से टकराव के कारण डीपी ओझा को ही वीआरएस लेना पड़ा, यानी कि समय से पहले ही उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा। शहाबुद्दीन को कानून के शिकंजे में लेना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन यह उपलब्धि उन्हें भारी पड़ गई। रिटायरमेंट से महज 2 महीने पहले उन्हें पद से हटा दिया गया। हालांकि उनके इस कदम से शहाबुद्दीन की नींव सिवान और जुर्म के दुनिया में कमजोर होने लगी थी। इसी कड़ी में एक तीसरे अधिकारी भी थे, सीके अनिल। ये 1991 बैच के IAS अफसर थे, जिन्होंने शहाबुद्दीन के साम्राज्य को बर्बाद करने का संकल्प ले लिया था। सीके अनिल, जो उस वक्त सिवान के डीएम थे, उन्होंने शहाबुद्दीन के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए। उन्होंने ना केवल शहाबुद्दीन को वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया, बल्कि उसका जिला बदर भी कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तेजाब कांड जो हुआ था, जिसमें 2 भाइयों को तेजाब से नहलाकर मार दिया गया था बिहार के सिवान में, उसमें भी शहाबुद्दीन को आरोपी बनवाया। ये वही सीके अनिल थे जिन्होंने शहाबुद्दीन के ठिकानों पर छापेमारी भी करवाया था, और इस छापेमारी में पाकिस्तान निर्मित हथियार मिले थे। वैसे AK-47 भी मिले थे, जिस पर पाकिस्तान के मुहर लगे थे। इसके अलावा पैसा और कई अवैध सामान बरामद किए गए, जो किसी आम आदमी या नेता के पास नहीं होने चाहिए थे। ये डीएम अनिल का साहसिक कदम माना जाता है, जिन्होंने शहाबुद्दीन के साम्राज्य को पतन के रास्ते पर ला दिया था। इन 3 अफसर के अलावा एक और नाम है, जिसके बारे में शहाबुद्दीन कहता था कि वो उसकी जान ले लेगा। ये बात साल 2001 के मार्च की है। सिवान के एसपी बच्चू सिंह मीना के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम जो है ना, वो शहाबुद्दीन के प्रतापपुर स्थित उसके घर पर उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, क्योंकि शहाबुद्दीन ने थप्पड़ कांड किया था। एक डीएसपी को सरेआम थप्पड़ मारा था। तो एसपी मीना उसे गिरफ्तार करने के लिए जब पहुंचे, तब शहाबुद्दीन की तरफ से फायरिंग शुरू हो गया। वो भी फायरिंग AK-47 से पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू हो गया। आप समझ लीजिए, बिहार में ये बहुत बड़ा कांड था, बहुत बड़ा मामला था, जब पुलिस पर AK-47 से ओपन फायर शुरू हो गया था, और दूसरे तरफ पुलिस के हाथ में पिस्तौल और 303 का राइफल था। लेकिन पुलिस वाले भी हार नहीं मानते हैं। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग मारे गए थे, यानी 8 लोग शहाबुद्दीन के तरफ के मारे गए थे। खुद शहाबुद्दीन की हालत ऐसी हुई थी कि कहते हैं उसे बुर्का पहनकर भागना पड़ा। कहते तो ये भी है कि इसी मुठभेड़ में जब शहाबुद्दीन के अपने लोगों की जान गई, तो उसने एसपी की हत्या करने की कसम खा ली थी, और कहा था कि राजस्थान तक खदेड़ कर उसे मारेंगे, क्योंकि रहने वाले जो थे बच्चू सिंह मीना वो राजस्थान के थे। हालांकि शहाबुद्दीन तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना था कि इस पूरे कांड के एक दिन बाद ही जिस पुलिस वाले को शाबाशी मिलना चाहिए था, उस पुलिस वाले को अगले ही दिन राबड़ी देवी की सरकार मीना समेत जिले के कई सीनियर अफसरों का तबादला कर देते हैं। बाकी यही थी उन जाबाज अफसरों की कहानी, जिन्होंने शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली को जमीन दिखाया था, उसे धूल जटाई थी। और अगर आप इन अफसर की शहाबुद्दीन पर कार्रवाई की कहानी डिटेल में देखना चाहते हैं कि इन्होंने कब, कैसे और क्या क्या किया था, तो वो भी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। बस उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। कमेंट कीजिए कि आप किस अफसर की कार्रवाई शहाबुद्दीन के खिलाफ देखना चाहते हैं, उनकी कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं, ये कमेंट कीजिए। सिवान से हैं, सिवान के लोग तो कमेंट काफ़ी करते हैं, तो वो भी वहाँ की कोई कहानी है तो आप खुद कमेंट करके बताइए। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूँगा किसी और क्राइम के सफ़र में, किसी और क्राइम की कहानी के साथ, किसी और बाहुबली की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.